हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल हैं आप सभी के? सब लोग बढ़िया हो? देव प्रकाश, सृष्टि, कविता, बिट्टू, चांदनी, शीतल, सुमन, पवन, अभिषेक, अरुणा, शीतल, सुनील, शुभम, हेमराज, सचिन, योगेश और राजेंद्र, लीलेश। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल थोड़ा गला खराब था, इस कारण कल क्लास नहीं हो पाई थी, है ना। अभी पूर्ण आराम तो अभी भी नहीं है, लेकिन अब ठीक है, चलाने लायक है। लेकिन कल आराम हो गया तो आज थोड़ी आवाज अच्छी आ रही है। चलिए, सभी का स्वागत। ज्योमेट्री क्लास नंबर 3। आज हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें फिर से सीखेंगे, है ना। तैयार, रेडी? चलो, मस्त एकदम। ओके भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म। चलें, करें शुरू। चलो, लेट्स स्टार्ट। नमस्ते। तबे ठीक है, अब एकदम ठीक है। आइए करते हैं शुरुआत। देखो, आज मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, उसके बाद फिर हम ट्राइंगल स्टार्ट करेंगे। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि कोण अर्धक, है ना, या कोण समद्विभाजक क्या होता है और उसके टाइप कितने होते हैं। हम दो चीजें समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि कोण अर्धक क्या होता है। ठीक है, कोण अर्धक, या इसे कोण समद्विभाजक भी बोलते हैं। कोण समद्विभाजक। और इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर। और ये दो प्रकार में बटे हुए होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं, है ना। एक इंटरनल हो जाएगा और एक एक्सटर्नल हो जाएगा। अंतः कोण अर्धक, अंतः कोण अर्धक, और एक हो जाएगा बाह्य कोण अर्धक, है ना। इससे रिलेटेड कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको लास्ट क्लास में कोण अर्धक या एंगल बाइसेक्टर का मतलब आपको बताया था। नाम से क्लियर है, जो कोण को दो बराबर भागों में बांटे, एंगल को बाइसेक्ट करे, कोण को दो बराबर भागों में बांटे, उसे हम क्या कहते हैं? कोण अर्धक, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, बात इतनी, है ना। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण ले लें कि भाई यहां पे इस प्रकार का ये बना है, और ये पूरा जो एंगल है ये 70 डिग्री है, 70 है। अब आपने एक कोण अर्धक यहां पे खींचा, तो इसने क्या करा? इसको 35 और 35 में बांट दिया, 35 35 में डिवाइड कर दिया। क्लियर है बात? ठीक है। अब इसका थोड़ा सा मतलब समझते हैं आगे कि आखिर इसका मतलब क्या है ना। जैसे मैंने यहां पर ये एक डायग्राम बनाया, ठीक है। और ये एक एंगल है, मान लीजिए ये कितना भी है, ये समझ लीजिए 60 डिग्री का है ना। अब अगर मैं यहां पे कोण अर्धक खींचूंगा, तो यहां पे ये इस तरीके से बनेगा। ये मैंने कोण अर्धक खींचा और चलो इसको नाम दे दिया, है ना। ये जो कोण अर्धक कहलाएगा ना, ये जो कोण अर्धक कहलाएगा, इसको कहेंगे अंतः कोण अर्धक। अंतः कोण अर्धक। और इंग्लिश में कहेंगे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अंतः कोण अर्धक, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है।
लेकिन आप एक चीज और यहां पे देखिए कि क्या, देखो ये भी एक एंगल हो सकता है, ये भी एंगल हो सकता है, और मैं यहां पर भी एक इस प्रकार की लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, है ना, यहां पे भी। अब ये जितना भी एंगल बन रहा है, मैं इसको भी तो इस प्रकार से बना सकता हूं, है ना। तो ये जो कहलाएगा ना, ये जो मैंने करा भाई, ये इधर का कोण था, ये बाहर का कोण है, और इस पे जब मैंने कोण अर्धक खींचा तो इसका ही नाम क्या होगा, ये होगा y कोण अर्धक। इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। अब इसने क्या करा, ये दो कोण को बराबर भागों में बांटा, और ये जो दो कोण हैं ये भी एक दूसरे के कैसे हैं, ये भी एक दूसरे के बराबर हैं, है ना। अब एक आखिरी चीज हम समझ लेते हैं, इनका नामकरण कर देते हैं। ये दोनों बराबर है तो मैं इन दोनों को एल्फा एल्फा नाम दे देता हूं, या दोनों को ए और ए नाम दे सकता हूं। इन दोनों को मैंने बीटा बीटा नाम दे दिया, ठीक है। अब आप जानते हो कि अगर इन चारों को हम जोड़ें, एल्फा प्लस बीटा, ये चारों 180 डिग्री के बराबर होंगे, है ना। एल्फा दो बार है, बीटा दो बार है, तो दो निकलेगा कॉमन, बचेगा एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और दो से ये कैंसिल होगा, तो आपको पता चलेगा कि एल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मुझे बतानी थी, एल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहां पे मेन मुद्दे की बात यह है, इसको मैं यहां पे लिखता हूं, है ना, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा, समझना। अंतः कोण अर्धक व बाय कोण अर्धक के बीच हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। आप यहां पे समझे, मैं आपको अलग से दिखा रहा हूं मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इस पूरे की। देखो, ये आपका क्या है, अंतःकोण अर्धक है, ये आपका बाह्य कोण अर्धक है। इन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण है, एल्फा और बीटा हमेशा 90 डिग्री होता है। तो अंतःकोण अर्धक और बाह्य कोण अर्धक के बीच में ऑलवेज 90 डिग्री होता है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच में ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल होता है। ये बस थ्योरम हमें समझना था, जो मैंने आपको यहां पे समझाया। क्लियर? हाँ, ओके भाई, समझ गए इतनी बात? हाँ, एंगल बिटवीन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर इज ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है। सर दो दो क्लास लग रही है, कैसे पढ़े साथ में? हरिओम जी, हम आपका मैथ्स फाउंडेशन का जो फ्री में आपको कोर्स मिला है ना, ये बंद करवा देते हैं, तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। जिन जिन की ये समस्या है कि दो दो क्लासेस एक समय पे चल रही हैं, तो आपको जो फ्री में कोर्स मिला है वो हटवा देते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, टेंशन खत्म, है ना। तुम्हें इतनी अकल नहीं है, इतने बड़े गधे हो तुम, अब तुम्हें क्या समझाएं, किस भाषा में समझाएं। चलो, अगला अब हम जो सीख रहे हैं वो सुनिएगा। अगला हम करने वाले हैं अब पोस्टमार्टम किसका, अगला पोस्टमार्टम हम करेंगे अब ट्राइंगल का, है ना भाई। अब यहां से चालू हो रहा है त्रिभुज, त्रिभुज मतलब ट्राइंगल, ठीक है। ये अब शुरू होगा, इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, लंबा चलेगा ये। हाँ, चलो, तीन चार लोग के नाम मैंने नोट कर लिए जिनको परेशानी हो रही थी एक समय पे दो दो क्लास कैसे पढ़े। आपका एक कोर्स हम बंद करवा देंगे जो फ्री में मिला है, आपकी समस्या दूर, सिर्फ एक ही क्लास दिखेगी, टेंशन खत्म। हम्म, देखो भाई, अब हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में यहां पे लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, ट्राइंगल, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं ट्राइंगल, हिंदी में कहते हैं इसको त्रिभुज। और समझना,
मैंने आपसे पहले कहा था कि सबसे पहले हम सीखेंगे लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण, उसके बाद सीखेंगे त्रिभुज, इसके बाद सीखेंगे चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल्स, उसके बाद सीखेंगे सर्कल यानी वृत्त, और उसके बाद हम सीखेंगे, या तो हम इसी के बाद पहले पॉलीगन सीख लेंगे, ठीक है, और लास्ट में हम क्या सीखेंगे, सर्कल। और इसमें सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जो टाइम लेगा वो पता है क्या लेगा, त्रिभुज, ट्राइंगल। बहुत सारी चीजें हैं ट्राइंगल के अंदर, बहुत चीजें हैं, है ना। तो यहां पर हम त्रिभुज को काफी डिटेल में समझने वाले हैं। पहले तो त्रिभुज, उसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। इसके अंदर 4 सेंटर्स होते हैं, 4 केंद्र होते हैं, वो सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं। अंत केंद्र, परि केंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक, है ना, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, ये 4 सेंटर सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं। फिर सर्वांग समता और समरूपता, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, ये 2 चीजें भी बहुत डिटेल में है। प्लस देयर आर सो मेनी एक्स्ट्रा पॉइंट्स, और भी बहुत सारे थ्योरम्स हैं जो यहां पे हमें पढ़ना है। तो ये लंबा चलेगा, है ना। मुझे लगता है कि त्रिभुज हो सकता है कि 5 या 6 या 7 लेक्चर तक अपना त्रिभुज ही चलता रहे, इतना डिटेल में ये हो सकता है ना। चलो तो करें शुरुआत। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ये तो बच्चे बच्चे को पता है। आगे चलो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। पर अंतः कोणों का योग, है ना, त्रिभुज के अगर अंतः कोणों की हम बात करें, यहां पे लिखा है क्या, वाय कोण। चलो देखो, त्रिभुज के, इसको मैंने ए नाम दिया, इसको मैंने बी नाम दिया, इसको मैंने सी नाम दिया, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमेशा कितना होगा, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, इंटरनल एंगल्स का जो सम है वो क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, चलो। लेकिन बाहर जो कोण बनेंगे उनका क्या, बाहर जो कोण बनेंगे उनका क्या। मान लीजिए मैंने इस भुजा को आगे बढ़ाया, इधर मैंने इस भुजा को आगे बढ़ाया, और इधर मैंने इस भुजा को आगे बढ़ाया, तो बाहर बनने वाले कोण, उसमें ये वाला एक आ जाएगा, इसको मैंने P नाम दे दिया, इसको मैंने Q नाम दे दिया, इसको मैंने R नाम दे दिया। तो बाहर बनने वाले कोणों का योग P प्लस R प्लस Q का योग हमेशा कितना होता है, 360। और मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं। पहली चीज ये कि त्रिभुज जो आपका ट्राइंगल है, ये एक बहुभुज है। ये क्या है, पॉलीगन है। पॉलीगन किसे बोलते हैं, बहुभुज या पॉलीगन, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी हुई जो बंद आकृति होगी, 3 और मोर देन 3 साइड जिसमें होगी, उसे बहुभुज कहेंगे। त्रिभुज एक बहुभुज है, एक पॉलीगन है। आगे समझेंगे अपन पॉलीगन को भी। और याद रखेंगे दूसरा पॉइंट कि जो भी बहुभुज होते हैं, कोई भी बहुभुज हो, कोई भी पॉलीगन हो, ठीक है, इनके इंटरनल एंगल्स, इंटरनल एंगल्स का सम, बाह्य कोणों का योग ऑलवेज 360 डिग्री। त्रिभुज के सभी बाहरी कोणों का योग कितना होता है, 360। चतुर्भुज के सभी बाहरी कोणों का योग कितना होता है, 360। पंचभुज, पेंटागन, 360। षटभुज, हेक्सागन के सारे बाहरी कोणों का योग कितना, 360। तो सबसे बढ़िया काम, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज, कितनी भी भुजा वाली कोई भी आकृति आ जाए, एन नंबर ऑफ साइड्स वाली कोई भी डायग्राम आ जाए, एक्सटर्नल एंगल्स, ठीक है, बाहरी कोणों का योग, मैंने इंटरनल लिख दिया क्या, एक्सटर्नल, बाहरी कोणों का योग ऑलवेज कितना होगा, हमेशा 360 होगा। यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंदर बनने वाले कोण हमेशा 180, बाहर बनने वाले कोणों का योग हमेशा 360। चलो अगला, त्रिभुज का बाह्य कोण, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट समझना। ये कह रहे हैं कि त्रिभुज के बाहर बनने वाले कोणों का योग, मान लीजिए मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, है ना, यहां पे एंगल ए है, यहां पे एंगल बी है, यहां पे एंगल सी है, और ये इसी का एक्सटर्नल एंगल है, इसको मैंने एक्स नाम दे दिया, है ना। तो ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है, ये अपने ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स के हमेशा बराबर होता है ना।
मान लीजिए ए की वैल्यू 50 डिग्री है, बी की वैल्यू 40 डिग्री है, तो इस एक्स की वैल्यू पता है कितनी होगी? 90 डिग्री, क्योंकि 50 प्लस 40 के इक्वल होगा। समझ आ रही है बात? है ना? ये जो एक्सटर्नल एंगल है, ये अपने इंटरनल एंगल के ऑपोजिट जो दोनों एंगल्स होते हैं इनके सम के इक्वल होता है। बाहर जो कोण बनता है वो अंदर बनने वाले दोनों कोणों के विपरीत, अंदर बनने वाले कोणों के दोनों विपरीत कोणों के बराबर होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर? हाँ, ओके भाई, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, आपको एक चीज और बताऊं क्या? जैसे इसमें आपको एक छोटी सी चीज और समझाता हूं, सुनिएगा। हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि भाई 360 ही क्यों होता है। देखो, एक चीज आप समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कि ये भुजा और ये एक दूसरे के पैरेलल है। अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो आपको पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जहां जेड बने वो अल्टरनेट स्थिति होती है ना? अब समझो कि मान लो ये पूरा एंगल 180 होता है। आप जानते हो पूरा एंगल क्या होता है? 180 होता है ना? अगर मैं इसको ए नाम दे दूं, अंदर वाले को बी नाम दे दूं, इसको सी नाम दे दूं, है ना? तो आप समझना कि यहां पे जेड की स्थिति बनेगी क्या? ये जेड की स्थिति बनेगी। तो अगर ये ए है तो ये वाला क्या होगा? ए होगा। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी जेड की स्थिति बनेगी। तो अगर ये वाला सी है तो ये वाला भी क्या होगा? सी होगा। तो अगर एबीसी का सम 360 डिग्री है तो एबीसी का सम भी कितना होगा? 360 होगा। एक्चुअल में ये फंडा काम करता है। ए तो ए, सी तो सी, बी यहां पर है, तो ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना होता है? 180 डिग्री। समझ गए बात इतनी? फिर हमने ये सीखा एक्सटर्नल एंगल्स का सम। अगला पढ़िए, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। हाँ जी, हाँ, अब सब कुछ बढ़िया है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। हाँ, चलो, इसमें आप अगर ध्यान रखेंगे तो क्या यहां पे ध्यान रखना है? त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। भाई आपने कोई भी ट्राइंगल लिया, ये एक ट्राइंगल की बड़ी ही खास बात है जो हमेशा आप याद रखेंगे। और वो क्या? मान लीजिए इस साइड को आपने ए नाम दिया, इसको बी, इसको सी। कोई भी दो साइड, कोई भी दो भुजाओं को जोड़ोगे ये हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा ही होगा। हमेशा ध्यान रखना, है ना? आगे सवाल आएंगे और उस समय ये थ्योरम्स आपको काम आएंगी। कोई भी दो भुजा को जोड़ोगे वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा ही होगा। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर? अगला, और यही बात अगर डिफरेंस में आ जाए तो याद रखना, दो भुजाओं का घटाव तीसरी भुजा से हमेशा कम होता है ना? कोई भी अगर आप दो भुजाएं लेते हैं, आपने इसको ए कहा, इसको बी कहा, इसको सी कहा, आप अगर अंतर लेंगे कि भाई ए और बी का जो अंतर है, ये जो हम लगा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं मोड। इसका मतलब कि इसके बाहर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव निकलेगी। भाई हो सकता है कि ए की वैल्यू 3 हो, बी की वैल्यू 5 हो, तो उस केस में हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा? 5 - 3। तो 3 में से 5 जाएगा तो -2, 5 में से 3 जाएगा 2। मोड लगा है तो बाहर दोनों को पॉजिटिव ही कन्वर्ट किया जाएगा, है ना? पॉजिटिव ही उसको माना जाएगा। तो किसी भी दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा। ए और बी का डिफरेंस हमेशा सी से छोटा होगा। इसी प्रकार बी और सी का डिफरेंस हमेशा ए से छोटा होगा, और सी और ए का डिफरेंस हमेशा बी से छोटा होगा। दो भुजाओं को जोड़ने पर वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा, है ना? लेकिन अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। याद रहेगा?
हमने इसको बस एक एग्जाम्पल लिया था, आप इसको 50 और 60 ले लो, 90 नहीं होगा, इसको 110 कर लो, है ना, ऐसा कर लो, इसको 50, इसको 60, इसको 110 कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको फिर। हाँ, ठीक है। अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और ये बहुत काम की चीज है, इसको बहुत ध्यान से प्यार से सुनना और समझना, है ना। ये इसके प्रश्न आते हैं त्रिभुज को पहचानने के। आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि बताओ ये कौन सा ट्राइंगल है। मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में भी बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं, है ना। पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो, मान लीजिए इसको ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें, इसको सी नाम दे दें, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, है ना। आप ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी, यहां पे हम मान लेते हैं कि सी सबसे बड़ी भुजा है ना, कंसिडरिंग दैट सी इज द लार्जेस्ट साइड, ग्रेटेस्ट साइड, है ना। सी को हम सबसे बड़ी भुजा मान लेते हैं, ठीक है, कि यहां पे सी क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। तो अगर सी का स्क्वायर करने पर ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर अगर सी के स्क्वायर से बड़ा आ रहा है, अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग सी के स्क्वायर से बड़ा आ रहा है, तो इसको कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 मोर देन 0, है ना। अगर दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर है, तो आपको पता है इसी को पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, हाइपोथेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, रिमेंबर। तो अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर है, बराबर की स्थिति अगर बन रही है, सो दैट इज कॉल्ड समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से छोटा पड़ रहा है या तीसरी भुजा बड़ी हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं कि आखिर ये आया कहां से होगा। हमें इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जाना पड़ेगा। एक कोसाइन रूल होते हैं, पता है कि आपको कोसाइन रूल होते हैं, कोसाइन लॉज होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमें इस एंगल से चीजों को निकालना है, तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस सी का फॉर्मूला क्या होगा। ये कोसाइन जो रूल्स होते हैं ना, ये ट्राइंगल की साइड्स, है ना, त्रिभुज की भुजाएं और कोण निकालने के लिए सूत्र होते हैं, है ना। तो अगर मुझे यहां पे निकालना है, मुझे एंगल सी पर अगर यहां पे यूज करना है, तो इसका सूत्र होता है, सी किससे बना है, ए और बी से, तो ये होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। और अपॉन में पता है क्या आ जाएगा, केवल वही दोनों भुजाएं आएंगी जो इस कोण को बना रही हैं, तो आप अपॉन में क्या लेंगे, अपॉन में लेंगे 2ab। इसको आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखें कि कॉस सी, अगर मुझे मान लो एंगल बी पे निकालना है, आप कहो कि सर अगर यहां निकालना हो, तो अगर मुझे कॉस बी का फॉर्मूला बनाना है, तो बी किससे बना, ए और सी से, तो ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए और सी ले लोगे, ए और सी ले लोगे। अगर इससे निकालना है, तो बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन में 2bc। तो ऐसे आप कोसाइन रूल्स का यूज कर सकते हो, है ना। इसके अलावा मुझे एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, और इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। याद है आपको, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, चतुर्थांश। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हम ट्रिग्नोमेट्री में इस चीज को समझेंगे। फिलहाल आपको अगर समझ में आए तो ठीक, याद रख लेना। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं कि ये रूल्स आए कहां से, इसलिए थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की हमें जरूरत पड़ रही है, तो आप इसको देख लेना, है ना। हाँ, अब यहां पे आपको पता है कि इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, इसको 90 डिग्री बोलते हैं, इसको फिर आप 180 डिग्री बोलते हो, इसको आप 270 डिग्री बोलते हो, और एक घूम फिर के 360 डिग्री पे आ जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, है ना, है ना। इसकी एक ट्रिक है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, फिर यहाँ पे साइन और कॉस आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी।
तो यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, सब का मान जो है कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। साइन और कोसेक पॉजिटिव ना, कॉस नहीं, साइन और कोसेक पॉजिटिव। तो यहां पे कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब मेरी एक बात और समझना, देखो मान लीजिए कि हमारा जो कॉस सी है अगर ये लेस देन 90 डिग्री है, हमारा जो एंगल सी है अगर ये लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री से कम है मतलब वो इस क्षेत्र में आएगा, और इस क्षेत्र में आने वाली सारी चीजों की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए बी। अगर एंगल सी की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी प्लस में आएगी, है ना। अब आप थोड़ी देर के लिए इसको अगर यहां ले जाएं या इसको थोड़ी देर के लिए हटा दें, तो हमारा प्रश्न केवल इतना बचेगा कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, है ना। अब ये पॉजिटिव आएगी, इसको अगर मुझे बैलेंस करना है तो इसको इधर लेना पड़ेगा। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका सी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी सी का स्क्वायर एक तरफ आ जाएगा। अब ये भी कब हो पाएगा, बात समझ आ रही है आपको। हाँ, अब अगर मुझे वैल्यू को पॉजिटिव लाना है तो एक बात आप समझना, मुझे अगर इसको सॉल्व करके वैल्यू को पॉजिटिव लाना है तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर की वैल्यू सी के स्क्वायर से बड़ी होनी चाहिए, है ना। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर सी के स्क्वायर से बड़ा होगा तभी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तभी आंसर धन में आएगा। इन दोनों से ये बड़ा होगा तभी ये आंसर आपका प्लस में आएगा। तो ये सब बात किसकी हुई कि अगर हमारा एंगल लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है, अगर हमारा कोण 90 अंश से छोटा है, तो हमारा इस प्रश्न का आंसर पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव कब आएगा कि भाई जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से सी स्क्वायर घटाने पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसी प्रकार अगर हम मान लें कि भैया एग्जैक्ट अगर 90 डिग्री हो, अगर एग्जैक्ट कॉस एंगल सी हमारा 90 डिग्री हो, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 आती है, विच इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। ये माइनस सी का स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो आपका यहां पे पाइथागोरस थ्योरम कहां से बन गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अगर मोर देन 90 डिग्री है, मोर देन 90 डिग्री है, अगर एंगल सी की वैल्यू 90 अंश से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, तो ये इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा, और इस क्षेत्र में प्रवेश करने पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। तो यहां पे वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, जो ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर माइनस सी के स्क्वायर से आएगा, है ना। अब इस केस में वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब सी का स्क्वायर बड़ा होगा। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर छोटा होना चाहिए सी के स्क्वायर से। भाई सी का स्क्वायर बड़ा होगा तभी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये पूरा खेल है, समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो आपको ये 3 नियम याद रखने हैं, है ना। अगर एंगल 90 अंश से छोटा है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव कब आएगा, जब ये दोनों का योग सी से बड़ा होगा। 90 डिग्री है तो cos 90 0 हो जाएगा, तो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मोर देन 90 डिग्री है, आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब कि सी का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए ए और बी से, तभी आंसर नेगेटिव आएगा। यही पहचान है। क्लियर है ना। तो ये आप ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट कहां से निकल के ये आए। चलिए आगे चलते हैं। त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के विपरीत भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के विपरीत भुजा सबसे छोटी होती है। हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि यहां पे ट्राइंगल में पूरा खेल जो होता है ना, ट्राइंगल में पूरा खेल साइड का होता है। अगर भुजा छोटी है, भुजा बड़ी है और ये एसी है, तीनों भुजाएं अलग अलग दिख रही हैं आपको, है ना। भाई मान लो ये सबसे बड़ी भुजा है, ये उससे छोटी भुजा है और ये सबसे छोटी भुजा है। जित साइड और एंगल, भुजा और कोण का हमेशा संबंध सीधा सीधा चलेगा, है ना। याद रखें, अगर भुजा सबसे बड़ी है तो इसके सामने का कोण भी सबसे बड़ा होगा।
यहां ये कोण होगा सबसे बड़ा, है ना। अगर ये भुजा सबसे छोटी है तो इसके सामने का जो कोण होगा ना, ये सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ी भुजा के सामने कोण भी बड़ा होगा, सबसे छोटी भुजा के सामने कोण भी सबसे छोटा होगा। तो जैसी भुजा वैसा कोण। भुजा सबसे बड़ी है, उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होगा। भुजा सबसे छोटी है, उसके सामने का कोण सबसे छोटा होगा। नहीं, कॉस की जगह साइन नहीं, इसमें कॉस ही चलता है, वो भी अपने आप में पूरा थ्योरम है, इसलिए कोसाइन रूल्स है, वो समझेंगे अपन लोग उसको आगे। क्लियर? ओके, ठीक है। ओके, देखो आपको एक चीज और मैं बताऊं क्या, एक चीज और समझ लो। जैसे हम तीन प्रकार के त्रिभुज देखते हैं, एक हो जाएगा हमारा, भाई देखो, एक होता है समबाहु त्रिभुज, इसमें है नहीं, एक है समबाहु त्रिभुज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। इफ ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल देन ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर तीन भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी कैसे होंगे? तीनों कोण भी बराबर होंगे। इसलिए हर कोण कितने अंश का होता है? 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 डिग्री का होता है। क्लियर है? इसके बाद आगे चलते हैं। फिर एक आता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। मान लीजिए ये दो भुजाएं बराबर हैं, है ना। तो अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे उनके आमने सामने के। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इसके सामने ये वाला कोण और इसके सामने ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी अपने आप में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है बात? ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल। और विषम बाहु नाम से स्पष्ट है, इसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी? तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी तो तीनों कोण भी कैसे होंगे? तीनों कोण भी अलग अलग होंगे, है ना। ये बात यहां पर है। समबाहु त्रिभुज, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, है ना। सभी भुजाएं बराबर, सभी कोण बराबर। समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। विषम बाहु, तीनों भुजाएं अलग अलग। इफ ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, ऑल थ्री एंगल्स आर ऑल्सो डिफरेंट। तीनों भुजाएं अलग तो तीनों कोण भी अलग। क्लियर? चलो, ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज और बता दूं क्या? इसके अलावा एक चीज और आप लगे हाथ सुन लो। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, इसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब न्यून कोण त्रिभुज कौन से होते हैं? ऐसे त्रिभुज जिसके सभी एंगल जो हैं लेस देन 90, मतलब 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, ऑल थ्री एंगल्स। ठीक है। किसी त्रिभुज के अगर सभी कोण 90 अंश से कम है तो वो कोण क्या कहलाएगा? आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, है ना। फॉर ऑल एंगल्स, दिस एप्लीकेबल फॉर ऑल एंगल, सभी कोणों के लिए ये एप्लीकेबल है ना। इसके बाद क्या आ जाता है? इसके बाद आ जाता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। इंग्लिश में कहेंगे इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब अधिक कोण त्रिभुज क्या हो जाएगा? ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एटलीस्ट एक कोण जो हो, है ना, एक कोण जो हो वो मोर देन 90 बट लेस देन 180 हो।
एक कोण 90 अंश से ज्यादा लेकिन 180 से कम हो, उसको हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, चलो तीसरा और अगला है हमारा समकोण त्रिभुज, जिसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। और आपको पता ही है कि समकोण त्रिभुज में एक एंगल फिक्स होता है, फॉर श्योर होता है 90 डिग्री का। एक कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। क्लियर? अब ठीक है, ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया। ठीक है, शीतल जी कह रही हैं सर इतना थ्योरी कैसे याद रखेंगे? शीतल जी अभी तो कुछ भी नहीं बताया। आप समझो कि इस चैप्टर में आपको लगभग 500 से 600 पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। अभी हमने कुछ भी नहीं करा है, 500 से 600 पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। अभी तो 5 से 10 ही रूल्स देखे, है ना? तो याद करने पड़ेंगे। इतना कैसे याद रखेंगे इस ये मत कहो आप। आपको रोज रिवीजन करना है और सिलेक्शन लेना है, तो आपको याद करना पड़ेगा। जिसको सिलेक्शन लेना है वो इसको याद कर लेता है, जिसको नहीं लेना है वो रोता रहता है ना? तो आप देख लेना आपको क्या करना है। लेकिन इसमें बहुत इतनी चीजें हैं कि आप क्या, हम भी कभी कभी भूल जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे, देखते रहेंगे, चीजें याद रहेंगी। करना तो पड़ेगा। ठीक है, आप जिस रास्ते पे हैं उसमें सब चीजों को झेलना तो पड़ेगा। चलो भैया, अगली हमारी एक चीज आ रही है जिसका नाम है माध्यिका। ठीक है, अब हम चार केंद्र को समझने की तरफ बढ़ रहे हैं। चार सेंटर्स हैं जिनको पढ़ने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसमें से पहला सेंटर आएगा, लेकिन उस पहले सेंटर के लिए भी हमें एक चीज को समझना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? माध्यिका, यानी मीडियन। ठीक है, अब माध्यिका क्या होती है इसको समझते हैं। ठीक है भाई, माध्यिका किसे कहेंगे इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। देखो, अब यहां पे क्या है, आप बोलोगे ये एक लाइन खींच दी, ये कैसे माध्यिका हो गई, है ना? माध्यिका का मतलब क्या होता है? ये तो इसके 3 शीट्स हो गए, मैंने आपसे पहले भी कहा था। इनको हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। इन्हें क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे, है ना? और ये जो आपको यहां पे दिख रहा है ना, इसी का नाम है माध्यिका। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ऊपर लिखा हुआ है मीडियन। किसी भी एक शीर्ष से, किसी भी शीर्ष से, मैं यहां पे भी कर सकता हूं, यहां पे भी बना सकता हूं, यहां पे भी बना सकता हूं। किसी एक शीर्ष से जब हम एक ऐसी लाइन खींचते हैं जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे, उसे माध्यिका कहते हैं। माध्यिका का सिंपल सा एक काम है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटना। सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटना किसका काम है? माध्यिका का काम है। और आप तो बोलोगे सर वो तो वैसे भी, है ना, ये जहां भी मिलेगी वो हमेशा मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा। जिस जगह पे मिलेगी वो हमेशा मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा। बिकॉज ये मध्य बिंदु पे मिलेगी तो ये अपने आप दो भागों में बांट देगी। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अब आप बोलोगे सर इसमें इसमें बना के बताओ माध्यिका कैसे बनेगी। कोई दिक्कत नहीं। मैंने कभी नहीं कहा कि माध्यिका एकदम सीधी होती है। माध्यिका सीधी नहीं होती। माध्यिका का एक ही काम है, मीडियन का एक सिंपल सा काम है कि ये सामने वाली भुजा को दो भागों में बांट देगी। लंब अलग चीज है, लंब सीधा चलता है। हम लंब की बात नहीं कर रहे, वो भी आएगा, भी आगे सब आएगा, है ना? इस भुजा का मध्य बिंदु मान लीजिए ये है, ये मध्य बिंदु है, तो माध्यिका यहां आके चिपक जाएगी। ये माध्यिका हो गई, है ना? माध्यिका का सिंपल सा काम है कि सर मैं भुजा को दो भागों में बांट दूंगी, सिंपल सा काम है। तो माध्यिका कभी सीधी हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ गए? वो भी माध्यिका है और ये भी माध्यिका है ना? बात समझे? 90 डिग्री बनाए, माध्यिका 90 डिग्री बना भी सकती है, नहीं भी बना सकती। लंब परपेंडिकुलर का नियम फिक्स है, वो 90 डिग्री ही बनाएगा। माध्यिका बना भी देगी तो भी ठीक, नहीं बने तो भी ठीक। ठीक है,
अच्छा, चलें आगे। चलिए अगला एक पॉइंट हम सीखेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात वही रहता है जो उनके आधार का अनुपात है। देखो भैया, एक चीज हम यहां पे समझेंगे, है ना। मान लीजिए मैंने यहां से एक रेखा यहां खींची, एक यहां खींची, और या इतनी काफी है, ऐसे खींच देते हैं। मैंने यहां पे इस आधार को तीन भागों में बांटा। इसको मैंने ए नाम दिया, इसको मैंने बी नाम दिया, इसको मैंने सी नाम दिया, है ना। ये बोल रहे हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात वही रहता है जो उनके आधार का अनुपात रहता है ना, जो उनके आधार का अनुपात रहता है। तो जैसे यहां पे हम और चलते हैं आगे, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी नाम दे देते हैं, इसको डी नाम दे देते हैं, इसको ई नाम दे देते हैं, और इनको ए बी सी ना देकर इनको हम एक्स वाई और जेड नाम दे देते हैं। इनको क्या नाम दे रहे हैं हम? इसको एक्स नाम दे रहे हैं, इसको वाई नाम दे रहे हैं, इसको जेड नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि ट्राइंगल ए बी डी का एरिया, ट्राइंगल ए डी ई का एरिया, और ट्राइंगल ए ई सी का एरिया, तीन त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो उनके आधार के अनुपात के बराबर होगा। ये एक्स रेशो वाई रेशो जेड के इक्वल होगा, है ना। इन त्रिभुजों का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो उनके आधार का अनुपात होगा, उनके बेस का अनुपात होगा। क्लियर? रीजन बड़ा सिंपल है। आप कहो तो मैं इसको प्रूव करके भी बता दूं कि ये कैसे प्रूव हो सकता है। हमें बस एक छोटा सा काम करना पड़ेगा इसको प्रूव करने के लिए, कि एक यहां पे हाइट क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना। यहां पे मैंने एक हाइट ली, इसको मैंने h नाम दे दिया, एक हाइट ले ली। मैं आपसे कहूं कि बताओ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, ए बी डी का एरिया क्या है। किसी भी ट्राइंगल का एक बेसिक फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये किसी भी त्रिभुज का नॉर्मल फॉर्मूला है। तो भाई इसका आधार कितना है? इसका आधार x है, और हाइट तो हाइट है, सबकी हाइट सेम है, h है। इसी प्रकार इस ट्राइंगल का आधार क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। और इसी प्रकार इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहां पे क्या होगा? 1/2 1/2 और h, 1/2 और h गया, तो आपके पास अल्टीमेटली एरिया के नाम पे क्या बचा? x y और z। तो एरिया का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो उनके आधार का अनुपात होगा, जो उनके बेस का रेशो होगा। याद रहेगा पॉइंट आपको? ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कल हमारी क्लास रहेगी ना? कल संडे है, लेकिन कल आपकी क्लास में लूंगा। इस हफ्ते आंदोलन, तबीयत, इन सब के कारण थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब हुई है। अगले हफ्ते और मेरी 1-2 दिन की क्लासेस डिस्टर्ब होंगी, तो कल मैं आपकी क्लास रख रहा हूं, है ना। कल आप सब लोगों को अपने इसी समय 10 बजे आना है। कल संडे है लेकिन कल क्लास लगेगी। ओके, चलो पढ़ लिया। माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है। देखो भाई, माध्यिका क्या कह रही है? माध्यिका एक, कहीं भी आप माध्यिका कहीं भी बनाएंगे, है ना,
ये आपको पता है कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, लेकिन याद रखना कि माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को आधा आधा कर देती है ना। अगर इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लीजिए 80 है, तो ये 40-40 दो हिस्सों में बांट देगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसको और थोड़ा गहराई में लेकर जाता हूं। एक, हम अगर इसको और बढ़ाते जाए ना, मान लीजिए कि ये है, इसने अभी इसको आधा आधा बांटा, अगर मैं इसको यहां पे ऐसे खींच दूं, ठीक है, अगर मैं इस प्रकार से माध्यिका को और टुकड़े कर दूं, तो अभी तो इसने क्या करा था, आधे भाग में बांटा था, लेकिन अगर इस माध्यिका को इधर बढ़ा दें तो ये 1/4 हिस्सा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर इसको और मैं इधर ले जाऊं, है ना, और इधर अगर इसको मैं लेकर जाता हूं इस प्रकार से, तो ये पता है क्या करेगी, ये छोटे छोटे 1/8 टुकड़े कर देगी। त्रिभुज के कितने बराबर हिस्से कर देगी, 1/8 कर देगी। मतलब ऐसे अगर पूरी माध्यिका को बांट दें तो ये 1/8 टुकड़े कर देगी। इसी प्रकार अगर मान लो इधर ले जाएं तो ये 1/16 टुकड़े कर देगी। एक माध्यिका दो बराबर भागों में बांटोगे, फिर उन माध्यिका की और ब्रांचेस निकालोगे तो वो 4 बराबर भागों में, उनकी और ब्रांचेस निकलेगी 8 बराबर भाग, और ब्रांचेस निकलेगी 16 बराबर भाग। ये इस तरीके से चलता है ना, इसको आप याद रखिएगा। अगला, चलो भाई, अभी आपका सबसे पहला, अब यहां पे आपको बस इतना बता दूं मैं कि हम इसके अंदर 4 केंद्र पढ़ने वाले हैं, और ये 4 केंद्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 4 केंद्र जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं आपको बस एक बता देता हूं, बाकी फिर इसके आगे हम कल समझेंगे। ये एक त्रिभुज हो गया, इसमें कितनी माध्यिका है भाई, जितने शीर्ष हैं, जितने वर्टेक्स हैं, उतनी मीडियंस। तो आपने ये एक माध्यिका खींची, ठीक है, फिर आपने इस वर्टेक्स से एक और माध्यिका खींच दी, और आपने इस वर्टेक्स से एक और माध्यिका खींच दी, ठीक है। किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है, इस बिंदु को ही क्या कहा जाता है, इसे ही केंद्रक कहा जाता है। इन इंग्लिश दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, और इसे हम जी से दिखाते हैं, है ना। किसी ट्राइंगल की तीनों मीडियंस, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है, वो बिंदु कहलाता है केंद्रक, यानी सेंट्रॉइड, और इसको हम किससे दिखाते हैं, जी से। और ये माध्यिकाएं देखो, इनका काम वही है, इसने इनको दो बराबर भागों में बांटा, इसने इनको दो बराबर भागों में बांटा, इसने इनको दो बराबर भागों में बांटा, वो अपना काम तो सब कर ही रही हैं। इसको आप माध्यिका 1 नाम दे दो, इसको माध्यिका 2 नाम दे दो, इसको माध्यिका 3 नाम दे दो, है ना। तो तीनों जिस जगह पे मिलेंगी उसे हम क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे, है ना। अब इससे रिलेटेड बहुत नियम है, 6 बराबर भागों में बांटती है, 2:1 में बढ़ता है, छोटा है, फिर अपोलोनियस थ्योरम पढ़ना है, ये सारी चीजें हैं, है ना। आज की पीडीएफ में आपको ये सब मिलेगा, आप इनको पढ़ के आना, कल मैं इन सब चीजों को सिखाऊंगा। तो कल हम वापस मिलेंगे 10 बजे, कल संडे, और अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आज आपको थोड़ा सा आनंद प्राप्त हुआ होगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ठीक है, ओके, चलो कल मिलते हैं। आज की क्लास का रिवीजन करिए, रोज रिवीजन की आदत बनाइए, लिख लिख कर अच्छे से सॉल्व करने की आदत बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी क्लासेस आपकी, कल तो केवल मैथ्स की मैं क्लास लूंगा, बाकी क्लासेस आपकी सब चली रही हैं अच्छे से, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बाकी कोई तकनीकी समस्या तो आप सपोर्ट टीम को मेल करिए। यहां लिखने से कोई मतलब है नहीं, बेसिकली आपको भी ये चीज समझनी चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत भी आपके अंदर अगर दिमाग है, ऊपर वाले ने थोड़ा भी ऊपर कुछ आपको दिया है, तो आपको समझ में आएगा कि पढ़ाने वाले को अपनी समस्या बताने से कोई मतलब ही नहीं है। कहीं क्लास नहीं हो रही, डाउनलोड नहीं हो रही, कोई क्या कर लेगा, कैसे चेक करेगा, है ना। थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करें, सपोर्ट टीम को मेल करें, वो आपको सब बताएंगे। ठीक, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।